हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग प्लेलिस्ट लेके चल रहे हैं उसके अंदर हम लोगों ने साझेदार का अवकाश ग्रहण जो तीसरा चैप्टर है पार्टनरशिप का उसको हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया, तो उसमें अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल जो बेसिक थ्योरी थी उसको कंप्लीट किया और इसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार हैं उसके कुल देय रकम की गणना किस प्रकार से की जाती है। इससे पहले वाली वीडियो में यही था। आज की वीडियो में हम लोग को पढ़ना है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जो कुल देय रकम का हम लोगों ने गणना किया था उसका भुगतान किस प्रकार से करेंगे, यानी उसका पेमेंट कैसे होगा और उसकी हम लोग को जनरल एंट्री सीखना है कि किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं, पेमेंट जो होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है पूर्ण भुगतान, यानी साझेदार की जितनी भी कुल देय रकम आएगी उसको पूरा आप लोग पेमेंट करके खत्म करेंगे। दूसरा होता है आंशिक भुगतान, यानी साझेदार के जो भी पेमेंट होगा उसको आधा आप कैश में देंगे और मतलब आधा का मतलब कुछ भाग आप कैश के रूप में देंगे, यानी कुछ भाग आप नगद के रूप में देंगे और कुछ भाग आप उधार के रूप में रख लेंगे, मतलब उसका बाद में पेमेंट करेंगे। ठीक है, आंशिक भुगतान का मतलब क्या हुआ, कुछ भाग पेमेंट करना और कुछ भाग रख लेना। और तीसरा आता है हमारा उसका कुल देय रकम को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित करना, यानी यहां पर उसको कुछ भी भुगतान नहीं करना है। जो टाइम होगा रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट के टाइम में उसे कुछ भी भुगतान नहीं करना है, उसके पूरे पैसे को हम लोग उसके ऋण खाते में हस्तांतरित करेंगे और बाद में उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, तीन तरीका, पहला पूर्ण भुगतान, रिटायरमेंट टाइम में पूरा पेमेंट कर देना, दूसरा आंशिक भुगतान, कुछ पेमेंट करना कुछ रोक देना, और तीसरा है हस्तांतरित करना उसके ऋण खाते में, यानी थोड़ा सा भी पेमेंट नहीं करना, सब बाद में पेमेंट करना। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहला जो है अगर पूर्ण भुगतान करना है और हमारे पास फर्म में पर्याप्त नगद मौजूद है, यानी हमारे फर्म के पास पैसा मौजूद है जिससे हम लोग को पेमेंट करना है, तो सीधे हम लोग को क्या करना है, सीधे हम लोग को रिटायरमेंट पार्टनर को पेमेंट कर देना है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी जब भी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट होगा तो सीधी सी बात है वो रिटायर होता है, उसका कैपिटल नहीं बचेगा, तो इसलिए रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो डेबिट कर देंगे। उसको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, जीरो करना है, तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश से पेमेंट है और बैंक से पेमेंट है तो टू बैंक अकाउंट। ये हमारा पहला एंट्री होगा। याद रखिएगा जब भी पेमेंट होगा, जब भी, तो यही हमारा एंट्री होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जिस तरीके से पेमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, पूर्ण भुगतान। पूर्ण भुगतान के अंदर अगर पर्याप्त नगद है तो पेमेंट कर देंगे, पर्याप्त नगद तो सीधे पेमेंट ही करना है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि पर्याप्त नगद नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम बैंक से लोन उठाएं, बैंक से लोन उठा के पेमेंट करेंगे। यानी जाने वाले साझेदार को पेमेंट करने के लिए पैसा हमारे पास था नहीं, तो हमने बैंक में गया और बैंक से हम क्या किए, बैंक से हमने लोन लिया और उसके बाद जाके पेमेंट करेंगे। तो बैंक से लोन लेंगे तो हमारे पास बैंक में पैसा आएगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और लोन ले रहे हैं तो लोन हमारा लायबिलिटी क्रिएट होगा, इसलिए टू बैंक लोन अकाउंट करके हमारा एंट्री बनेगा। क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट होगा, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए हमारा टू बैंक लोन अकाउंट हमारा ये एंट्री बनेगा। ठीक है, तो हम बैंक से लोन लेंगे तो ये एंट्री होगा। अब जब बैंक से हमने लोन ले लिया तो हमारे पास क्या हुआ, पैसा मौजूद हो गया, पैसा आ गया, तो पैसा आ गया तो हम क्या करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। तो इस एंट्री को करने के बाद तुरंत फिर ये एंट्री करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया ना, तो फिर हम ये एंट्री करेंगे, तो हमारा एंट्री बनेगा। इसके बाद फिर एक एंट्री क्या बनेगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि पैसा हम जब लोन ले रहे हैं तो बैंक में है, इसलिए यहाँ पे टू बैंक अकाउंट होगा, कैश अकाउंट मतलब नहीं है। बात समझे? तो पहला तरीका पैसा सीधे तो सीधे भुगतान करो, दूसरा तरीका पैसा नहीं तो बैंक से लिए, बैंक से जब लिए तो ये एंट्री किए, और जब पैसा हमारे पास आ गया तो हमने तुरंत पेमेंट करने का ये एंट्री कर दिया। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है कि अब पैसा जो है हम बैंक से नहीं ले रहे हैं, अगर हमारे पास पर्याप्त नगद नहीं है तो तीसरा कंडीशन ये है, हमें पूरा भुगतान करना है, तो हमारे पास एक कंडीशन ये है कि साझेदार जो बचे हुए साझेदार हैं, जिनको हम लोग शेष साझेदार कहते हैं, शेष साझेदार रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स पैसा डालेंगे फर्म में, यानी पैसा फर्म को देंगे और उस पैसे से फिर क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट होगा। तो जब रिमेनिंग पार्टनर्स पैसा डालेंगे तो पैसा फर्म में आएगा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आने वाली संपत्ति डेबिट होती है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। टू, कौन पैसा डाल रहा है, रिमेनिंग पार्टनर, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि उसका नए फर्म में क्या होगा, नए फर्म में उनकी कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी, इस प्रकार से उनका कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं कि देने वाले साझेदार हैं तो देने वाला पर्सनल अकाउंट का रूल होता है कि वो क्रेडिट होता है, तो ये हमारा एंट्री होगा। जब भी साझेदारी फर्म में पैसा नहीं है और साझेदार को पूर्ण भुगतान करना है तो या तो लोन लेंगे बैंक से, तो बैंक से लोन लेंगे तो ये एंट्री, उसके बाद पेमेंट, या तो हम साझेदार पैसा लगाएंगे, जो बचे हुए साझेदार वो पैसा लगाएंगे, बचे हुए साझेदार जब पैसा लगाएंगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो गया,
टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, जो भी बचे हुए साझेदार पैसा लाए उनका नाम हो गया, उनके नाम से क्रेडिट हो गया, और इस पैसा के आने से फर्म के पास पर्याप्त नकद हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो पैसा आ जाएगा तो फिर पेमेंट की एंट्री होगी, यानी इसके बाद भी ये एंट्री होगी और इसके बाद भी फिर यही एंट्री होगी, क्योंकि उन्हें पेमेंट करना है। तो पेमेंट की तो सेम एंट्री है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट करके पेमेंट हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? ये हो गया। इसके बाद हम क्या बता रहे हैं कि अब पूर्ण भुगतान नहीं करना है। अब पूर्ण भुगतान नहीं करना है, यहाँ पे तो पूर्ण भुगतान था, अब जो है आंशिक भुगतान। आंशिक भुगतान का सेंस ये है कि कुछ पैसा का पेमेंट करो और कुछ पैसा का ना करो। वो कुछ पैसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी भाग हो सकता है, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके दिया रहेगा वो भाग हो सकता है। ठीक है, तो जितना भी हो सकता है, केवल 50% नहीं, मतलब कुछ भी भाग का पेमेंट हुआ और कुछ भी भाग को रोक दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, पेमेंट होगा तो सीधी सी बात है, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जब पेमेंट होगा तो पैसा जाएगा तो टू कैश या बैंक करके हो जाएगा, जिससे भी पेमेंट हुआ टू कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा। और जितना पैसा साझेदार का पेमेंट करना बाकी है, यानी फ्यूचर के लिए टाल जा रहा है, वो सारा का सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में जाएगा। तो उसके लिए नया लोन अकाउंट उसके नाम का खुलता है, जिसको लिखेंगे हम लोग रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, लोन अकाउंट खुलेगा। बात समझ में आया? तो ये हमारा एंट्री होगा कब, जब उसको आंशिक भुगतान होगा। आंशिक भुगतान, जितना भुगतान होगा वो कैश में जाएगा, जितना भुगतान करना बाकी है उसके लोन अकाउंट में जाएगा, और इन दोनों का टोटल जो भी कैपिटल का बैलेंस होगा वही पेमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा एंट्री होगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है कि उसका कुल देय रकम को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित करना। इसका सेंस ये है कि रिटायरिंग पार्टनर को एक भी रुपए का भुगतान नहीं हो रहा है, इस वक्त नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा, इस वक्त नहीं हो रहा है, तो बाद में उसको होने वाला है। तो बाद में होगा तो क्या एंट्री बनेगा, बाद में होगा तो उसका सारा पैसा जो बच गया वो उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा बैलेंस क्या होगा, उसके लोन में चला जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ये एंट्री बनेगा, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, बात समझे? ये हमारा एंट्री बनेगा कब, जब उसका पूरा पैसा छोड़ दिया गया, फ्यूचर में टाल दिया गया। तो इस प्रकार से एंट्री बनेगा। अब देखिए इनका फर्क क्या क्या पड़ता है। अब इनका फर्क ये पड़ता है कि अगर हमारा पूर्ण भुगतान है और इस कंडीशन से पूर्ण भुगतान है, तो इस कंडीशन से पूर्ण भुगतान होगा तो हमारा कैश और बैंक से पैसा जाएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट यहाँ पे बनेगा, और हमारा पैसा उसके क्रेडिट में डाल के पैसा उसको कम करेंगे। यानी नया बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे इस क्वेश्चन में, तो वहां पर क्या होगा, पैसा में कमी आएगा। ठीक है, वहां पे पैसा में कमी आएगा, और रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस रहेगा नहीं नए कैपिटल में, नए बैलेंस शीट में तो उसका कैपिटल रहेगा नहीं, तो खत्म हो जाएगा। इस वाले कंडीशन में क्या होगा, पैसा आया, पैसा पेमेंट हो गया, तो कैश अकाउंट जब बनाएंगे या बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उसमें बैंक अकाउंट इसमें बनेगा, तो बैंक अकाउंट में टू बैंक लोन करके डेबिट में डालेंगे और बाय रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल करके क्रेडिट में डालेंगे। ये और ये दोनों एंट्री होगा। ठीक है, और नए बैलेंस शीट में क्या होगा, बैंक लोन का बैलेंस जाएगा लायबिलिटी साइड में। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, इसमें जो पैसा है इन लोगों का आता है, तो इसका प्रभाव जो पड़ता है वो पार्टनर्स कैपिटल में पड़ता है। वो लोग पैसा लाते हैं और फिर जाके पेमेंट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है और कैश अकाउंट में भी जाता है। तो इसके हिसाब से, जनरल एंट्री के हिसाब से इन दोनों में प्रभाव डालेंगे। हालांकि जब क्वेश्चन आएगा, इस कंडीशन आएगा, तो मैं वहां पे फिर से उसको डिस्कस करूंगा, अच्छे तरीके से डिटेल करके बताऊंगा, तो घबराने की बात नहीं। लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा हम लोग सीख लेंगे। यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर आंशिक जब भुगतान होगा तो जितना भुगतान हो रहा है वो कैश और बैंक पे इफेक्ट डालेगा, और जितना पैसा का पेमेंट नहीं हो रहा है, जो उसका लोन बन रहा है, वो लोन अकाउंट हमारे नए बैलेंस शीट में भी जाएगा। ठीक है, नए बैलेंस शीट में भी जाएगा, चूंकि उसका पार्टनर्स कैपिटल में तो उसका बैलेंस नहीं जाएगा, लेकिन जितना पैसा उसको बाकी है जो लोन बन रहा है, वो हमारा एज ए आउटसाइड लायबिलिटी की तरह अब ट्रीट होगा। आउटसाइड लायबिलिटीज की तरह उसको ट्रीट करेंगे, उसको अलग से हम लोग लोन अकाउंट से उसका नाम से लिख के डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर तो पूरा लोन बन जा रहा है, यहाँ पर जब पूरा लोन बन जा रहा है तो नए बैलेंस शीट में ये पूरा पूरा लोन जाएगा हमारा। ठीक है, बात समझे? ये हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग ये समझने कि जब पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है तो किस किस प्रकार की लेखांकन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो अब साझेदारों के कुल देय रकम को भुगतान करने के बाद हम ये देखते हैं कि साझेदार जब अवकाश ग्रहण करते हैं तो हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, या फिर जब साझेदार अवकाश ग्रहण करते हैं तो क्या क्या लेखांकन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो देखिए, लेखांकन समस्याएं उत्पन्न होती है तो हमें
सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल इन 6 समस्याओं के बारे में पढ़ना है, इसलिए मैं 6 समस्याओं को ही डिटेल कर रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में हमें केवल इतना ही पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है, तो इसलिए बाकी चीज़ों को हम डिटेल नहीं कर रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आगे क्यों नहीं बता रहे सर, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि 2020 का जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस में, जो 30% का कमी हुआ है, तो उसके बाद जो 70% का सिलेबस है उसी को हम इसमें लेके चल रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है, जब भी साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हमें क्या करना होता है, नया लाभ हानि अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करना पड़ता है। देखिए एडमिशन में हम लोग को क्या करना होता था, त्याग अनुपात की गणना करना पड़ता था और नया लाभ प्राप्ति अनुपात की, लेकिन यहाँ रिटायर जब होता है तब भी नया लाभ प्राप्ति अनुपात की हमें करना पड़ेगा, क्योंकि लाभ तो बदलेगा ही, लाभ हानि अनुपात बदलेगा। पहले 3 लोग थे, अब 2 लोग हैं, तो अनुपात तो जाहिर सी बात है बदल जाएगा, तो उसकी गणना करना है और लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करना है। फिर इसमें भी हमें ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। क्यों ख्याति का मूल्यांकन इसमें इसलिए करना है कि जाने वाले साझेदार को कितना ख्याति मिलेगा, इसलिए यहाँ पर भी ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा, ये समस्या है। फिर उसके बाद क्या होता है, फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना होता है। अच्छा, फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा फर्म रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। हमने बताया था किसी भी कंडीशन से जब भी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो फर्म को किताबों में, बुक ऑफ रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, फर्म को बंद करते हैं और फिर नए सिरे से हम लोग फर्म को स्टार्ट करते हैं। तो जितनी भी पुरानी चीजें हैं फर्म को, उन्हें नए वैल्यू पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सब पुनर्मूल्यांकन करते हैं और लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, अगर हमारे पुराने फर्म में इस प्रकार की कोई भी ऐसे आइटम है जो हमारा लाभ हानि को शो करता हो, तो उसे हम लोग सब में बांट कर खत्म कर लेते हैं, क्योंकि नया फर्म स्टार्ट होने वाला है, तो नए फर्म में कोई भी इस प्रकार की चीजें नहीं रहेंगी। जैसे क्या है, जैसे संचय और वितरित लाभ तथा लाभ हानि खाता, ये हमारे नए फर्म में नहीं रहना है, इसलिए अवकाश ग्रहण करते समय सबको बांट के कंप्लीट करते हैं, जाने वाले साझेदार को भी हिस्सा दे दिया जाता है, क्योंकि उसका पहले जब फर्म चला होगा, तो जब पहले फर्म चला होगा तो उसका भी तो लाभ कट करके संचय बना होगा, उसका भी लाभ कट करके, तो वो जब जाएगा तो बोलेगा भाई मेरा लाभ काट के संचय बनाओ, तो संचय को बांटो, हमको उसमें भी हिस्सा दो। इसलिए ये सारे चीजों में क्या होता है, यह सारे चीजों का हस्तांतरण हो जाता है। उसके बाद कृत्रिम संपत्तियों का अपलेखन, अगर फर्म में कोई कृत्रिम संपत्ति है जो एक्चुअल में संपत्ति नहीं होती, एक्चुअल में कोई लॉस होता है, तो उन चीजों को भी क्या करते हैं, उन चीजों को भी अपलेखन कर देते हैं, जाने वाले साझेदार को मिल जाए उसमें भी हिस्सा, यानी उसका भी सबका बंटवारा होकर उसको भी अपलेखन कर देते हैं। और लास्ट में होता है हमारा पूंजी का समायोजन। जब हमारा अवकाश ग्रहण होता है तो इसमें भी हम लोग को पूंजी का समायोजन करने के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारा 6 पॉइंट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और ये सारे 6 पॉइंट का डिस्कशन इस वीडियो में यूट्यूब पे चलता ही रहेगा, लगातार चलता रहेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारा इन दोनों के बारे में, इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस बनेंगे। तो पहला हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं कि नया लाभ हानि अनुपात क्या होता है और लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होता है। तो हमने 2 बॉक्स बनाया, 2 कॉलम बनाए, इधर का हिस्सा नया लाभ हानि अनुपात के लिए, इधर का हिस्सा लाभ प्राप्ति अनुपात के लिए। पहले इसको समझते हैं, नया लाभ हानि अनुपात क्या होता है। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, पहले ये जो लिखा है इसको बताते हैं, फिर इसको डिटेल करते हैं। लिखा क्या है, किसी विद्यमान फर्म से जब कोई साझेदार किसी भी कारणवश अवकाश ग्रहण कर लेता है, क्या लिखा है, कोई विद्यमान फर्म यानी पहले से जो फर्म चल रहा है उसमें से जब कोई भी साझेदार किसी भी कारण से क्या करेगा, अवकाश ग्रहण कर लेता है, तो शेष साझेदार मतलब क्या है, अवकाश ग्रहण करने के बाद जो साझेदार बचते हैं वो शेष साझेदार का लेता है। तो जो शेष साझेदार है वो शेष साझेदार भविष्य के लाभ, याद रखिएगा भविष्य का मतलब अवकाश ग्रहण करके हट गया, तो उसके बाद जो फर्म आगे चलने वाला है तो उस लाभ को, उस भविष्य के लाभ को जिस अनुपात में वो लोग बांटते हैं वही अनुपात क्या कहलाता है, नया लाभ हानि अनुपात कहलाता है। बात समझ में आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ए, बी और सी, ये 3 साझेदार थे, इसमें से जब बी फर्म छोड़ के चला गया तो ए और सी आगे जो भविष्य में होने वाले लाभ होंगे उनको जिस अनुपात में बांटेंगे वही अनुपात क्या कहलाएगा, वही अनुपात हमारा नया अनुपात कहलाएगा, यानी नया लाभ हानि अनुपात कहलाएगा। बात समझ में आया। जब बी हट जाता है और ए और सी जो बचते हैं वो आने वाले फ्यूचर के जो लाभ को जिस हिस्से में बांटेंगे उसी को क्या कहेंगे, उसी को नया लाभ हानि अनुपात कहते हैं। अब आता है लाभ प्राप्ति अनुपात, ये भी एकदम आराम से समझ सकते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात, पहले ये जो लिखा है इसको समझते हैं, फिर मैं आगे बताता हूं क्या होता है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के जिस हिस्से, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से, जो हमारा साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा उसके हिस्से को शेष साझेदार यानी जो आगे कंटिन्यू फर्म को लेके चलने वाले हैं, वो शेष साझेदार जिस अनुपात में ग्रहण करते हैं यानी प्राप्त करते हैं, उसी अनुपात को क्या कहते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। मतलब क्या है कि ये ए और बी, ए बी सी 3 फर्म में साझेदार थे, बी ने क्या किया, बी ने अवकाश ग्रहण किया, बी फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो बी का जब फर्म छोड़ के जाएगा उसका कोई तो हिस्सा होगा। जैसा अगर हम एग्जांपल के तौर पे ये लिख देंगे, इनका हिस्सा 3, 2, 1 था, तो बी का हिस्सा कितना है, 2/6। इस 2/6 को आगे फ्यूचर में क्या होगा,
आगे फ्यूचर में इस 2/6 को ए और सी आपस में ले लेंगे, क्योंकि उसको छोड़ना तो नहीं ना, उसके हिस्से का लाभ हर बार थोड़ी काट के रखना है। फ्यूचर में तो ए और सी का ही फर्म रहने वाला है और उन्हीं को लाभ मिलने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में ये 2/6 के हिस्से को ए और सी जिस अनुपात में लेते हैं उसी अनुपात को क्या कहते हैं, उसी अनुपात को लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। बात समझ में आया? अब फॉर्मूला को देखिए, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, जब हमारा लाभ प्राप्ति अनुपात देता है तो नया लाभ अनुपात इस तरीके से भी निकल जाता है। कैसे? पुराना अनुपात प्लस लाभ प्राप्ति अनुपात। ये हमारा नया अनुपात का फॉर्मूला है। किस कंडीशन में? रिटायरमेंट के कंडीशन में। रिटायरमेंट के कंडीशन में नया अनुपात ये है। अब आता है लाभ प्राप्ति अनुपात। लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है? तो लाभ प्राप्ति अनुपात हमारा होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। हमेशा यही याद रखेंगे कि हमारा लाभ प्राप्ति अनुपात जो होता है वो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात होता है। अब कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, जब ये हम दोनों पढ़ने लगते हैं, जब एडमिशन पढ़ चुके रहते हैं और रिटायरमेंट जब पढ़ते हैं, तो हमेशा फॉर्मूला में हमें दिक्कत होता है कि त्याग अनुपात क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और गेनिंग रेशियो यानी लाभ प्राप्ति अनुपात का क्या फॉर्मूला था। इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में। तो कैसे निकलता है उसको कैसे समझेंगे? तो याद रखिएगा हमें, क्योंकि पॉजिटिव आंसर लाना है। आप किसी भी फॉर्मूला को याद कर लेंगे दोनों में से किसी का, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आपका आंसर सही आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप लोग को याद है कि पुराना माइनस नया, इसका फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं आप लोग, अगर यही फॉर्मूला केवल आपको याद है और यही फॉर्मूला का अगर आप यूज करते हैं और आपका आंसर अगर पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव का मतलब अगर आपने पूरा सॉल्व किया और आंसर जो है प्लस वाले पॉजिटिव फॉर्म में आता है, तो ऐसे कंडीशन में वो आंसर जो होगा वो त्याग अनुपात निकलेगा। ऐसे में वो आंसर त्याग अनुपात निकलेगा। और अगर यही आंसर आपका क्या होता है, माइनस में आ जाता है, निगेटिव आता है, यानी अगर न्यू रेशियो ज्यादा हो जाता है ओल्ड रेशियो कम हो जाता है, तो आंसर माइनस में आता है। और जब आंसर माइनस में आता है तो जो वो निकलता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा गेनिंग रेशियो निकलता है। एक फॉर्मूला से दोनों काम हो सकता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और निगेटिव में आंसर आएगा तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा। या फिर अगर आप गेनिंग रेशियो फॉर्मूला याद करते हैं, अगर आप गेनिंग रेशियो याद करते हो तो गेनिंग रेशियो का ऊपर लिखा ही है, क्या होता है गेनिंग रेशियो का? गेनिंग रेशियो का होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये होता है गेनिंग रेशियो का, ये फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर पॉजिटिव आंसर आता है, प्लस में आंसर आता है, तो हमारा गेनिंग रेशियो निकलता है, और निगेटिव आंसर आ जाता है तो वो हमारा त्याग अनुपात होता है। ये याद रखिएगा, ये दोनों इस तरह से। और अगर आप क्वेश्चन में फॉर्मूला भूल रहे हैं, अगर दिक्कत हो रहा है, तो इसका शॉर्टकट हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो शॉर्टकट होता है वो होता है हमारा ऑन। ठीक है, ऑन का मतलब ओ का मतलब ओल्ड रेशियो, न्यू का मतलब एन का मतलब न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का शॉर्टकट है ऑन का मतलब ओल्ड रेशियो और एन का मतलब न्यू रेशियो, यानी ओल्ड माइनस न्यू। और उसके बाद गेनिंग का रेशियो जो है, गेनिंग रेशियो का जो है वो है नो। ठीक है, नो यानी न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड। इस प्रकार से अगर इसको भी याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सैक्रिफाइस करने के लिए ऑन, हमेशा तैयार है आदमी, ऑन है। ठीक है, और गेन करने के लिए नो, भाई हमें नहीं चाहिए, नो। तो ये है, इस प्रकार से भी अगर आप इसको फिल करते हो तो याद करने में बहुत आसान होता है। तो ये एक छोटा सा नॉर्मल सा ट्रिक है याद करने का। ठीक है, ये है। इसके अलावा भी समझ सकते हैं। देखिए कंफ्यूजन जितना है उसको समझने के बहुत से तरीके हैं। जो बच्चों को समझ में आता है जैसा भी, आप उस प्रकार से उसको गेन कर सकते हैं, वो तरीका आप अपना सकते हैं जिससे आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। दूसरा ये कह सकते हैं कि सैक्रिफाइस करते समय हमेशा पुराना वाला ज्यादा होता है। सैक्रिफाइस कब करते हैं? सैक्रिफाइस तब करते हैं जब एडमिट होता है कोई साझेदार जब प्रवेश लेता है तो आपका पुराना ज्यादा और आप उसके लिए छोड़ते हैं, तो आपका नया वाला क्या होगा, फ्यूचर में कम हो जाएगा। तो पुराना ज्यादा और फ्यूचर में कम हो जाएगा, इसलिए जो ज्यादा रहता है उसी को पहले लिखते हैं, इसलिए ओल्ड माइनस न्यू। और गेन करते समय क्या है, गेन करते समय कोई साझेदार छोड़ के जा रहा है तो आपका क्या है, आपका पुराना कम है और नया में आप ले रहे हैं ना, लेंगे तो नया वाला क्या होगा, नया वाला ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इसमें नया ज्यादा होता है, पुराना कम होता है, इसलिए नया पहले पुराना कम। इन 3 तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आपको याद करना है, याद कर लीजिए और समझ लीजिए, आपको आंसर सटीक आएगा एकदम सही तरीके से। ठीक है, बात समझ में आया इतना? अब देखिए आज के लिए हम इतना ही टॉपिक लेके चलते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है इसको समझाना है, और इसको समझाने में हम लोग की 4 विधियां 5 विधियां हैं, तो इन 4-5 विधियों को अच्छे तरीके से समझाना है। इसलिए हम
वो टॉप जो वीडियो लेके चलेंगे उसमें एक ही वीडियो में सारे चीज़ों को कवर करना है, इसलिए हम इसमें बीच में रोकना नहीं चाहते हैं, इसलिए केवल आज आशय बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारा डिटेल से हम समझा देंगे और एक एक पॉइंट अलग अलग वीडियो में, और जो छोटा टॉपिक है जैसे ये छोटा टॉपिक है तो ये सारे अलग अलग वीडियो के ना होकर के एक ही वीडियो में कंबाइन करके कंप्लीट करेंगे। रिटायरमेंट में इतना एडमिशन की तरह बहुत ज़्यादा चैप्टर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना नहीं है रिटायरमेंट को। नॉर्मल में इसमें हमको लगता है कि ये 7 से 8 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, वो जहां 14-15 वीडियो गया है ये 8 वीडियो 9 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रिटायरमेंट अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। और सिलेबस के लिए भी मत घबराइए, सिलेबस आपका बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगा, बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से। आप जब भी चाहेंगे यूट्यूब पे मौजूद है, जब चाहेंगे तब इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, नए बच्चे जो जुड़ते जा रहे हैं वीडियो देखिए, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो बनते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और तुरंत उसको आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।